हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं बेटा, यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स क्लास +2। ओके, इसमें 3 टॉपिक बचते हैं हमारे बेटा। एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट और तीसरा कोलिजन थ्योरी। तो आज के वीडियो में बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें देखिए बेटा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बिकम्स ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाती है बेटा, डबल या ट्रिपल। ओके, फॉर्मूला लेते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ईटा किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन एट T plus 10 degree Celsius, T is the temperature, by rate of reaction at T degree Celsius। तो रेट पहले से कितनी बढ़ जाती है बेटा, 2 to 3 times। with every 10 degree Celsius increase of temperature, rate of reaction becomes almost double और ट्रिपल बेटा। उसके बाद हाँ भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, देखिए फर्स्ट फैक्टर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। फर्स्टली क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज कर जाते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। देखिए बेटा क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स की क्या करेगी, इंक्रीज। एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी, जिसके कारण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इंक्रीजेस, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, और रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो क्या कहता है बेटा, टेम्परेचर का रोल, जैसे ही हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले से ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, डबल या ट्रिपल। दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ईटा। अब कैसे इंक्रीज होगी बेटा, अगर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाए, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं,
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी क्या होगी बेटा, ज़्यादा। दूसरा फैक्टर है बेटा इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है बेटा, Z। इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, Z। सेम वही, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इन यूनिट एरिया, इन यूनिट एरिया क्या करेंगे, इंक्रीज, जिसके कारण कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब जेड भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेगी, जिसके कारण कोलिजन्स का नंबर एक यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में बढ़ेगा। और नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को ही हम क्या कहते हैं बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैटालिस्ट क्या होता है, एक कैटालिस्ट क्या होता है। तो देखिए हम हेडिंग डालते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बेटा, कैटालिस्ट का किसी भी रिएक्शन को चेंज करने में क्या रोल होता है वो डिस्कस करते हैं हम। कैटालिस्ट क्या है, जैसे एक टीचर है बेटा, एक टीचर के बिना आप किसी भी टॉपिक को मान लिया 15 मिनट में पढ़ पाते हैं। जैसे ही टीचर की हेल्प से आपने उसको समझने की कोशिश की तो वो काम आप 5 मिनट में कर पाते हैं। तो टीचर एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट ने हमारे प्रोसेस को क्या किया, 15 मिनट की बजाय 5 मिनट में कर दिया। तो कैटालिस्ट क्या करता है, जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को बिना खुद के कंज्यूम हुए क्या कर देता है, इंक्रीज, उसको हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। जो सब्सटेंस बिना खुद के इन्वॉल्व हुए रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज, उसको हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट को ही हम क्या कह देते हैं बेटा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट को ही हम क्या कह देते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम इनके वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं तो रिएक्टेंट देखिए बेटा क्या है, रिएक्टेंट ने, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो कैटालिस्ट क्या करेगा बेटा, पाथ सेम रहेगा, पीक को, ये था विदाउट कैटालिस्ट, ये एनर्जी बैरियर किसकी प्रेजेंस में है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस विच चेंज रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन
विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन दी रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या है? इट चेंज rate of reaction without being consumed at the end of केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के एंड में बिना कंज्यूम हुए एज इट इज मिल जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट है बेटा, इट डज नॉट चेंज डेल्टा जी एंड डेल्टा एच। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ of low potential energy. It provides alternate path of low potential energy. और फोर्थ पॉइंट है, it does not disturb equilibrium constant of reaction। तो कैटलिस्ट देखिए बेटा, वो सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बिना खुद के कंज्यूम हुए क्या कर देता है? चेंज। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं उनको कैटलिस्ट बोलते ही हैं, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट हैं वो क्या हैं? रेट को डिक्रीज करते हैं। तो कैटलिस्ट जरूरी नहीं हर बार रेट को इंक्रीज करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बेटा, और नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? डिक्रीज। तो हमने एक बेसिक फैक्ट लिख दिया कि कैटलिस्ट क्या है? विच चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग इटसेल्फ कंज्यूम्ड इन दी रिएक्शन। डेल्टा जी और डेल्टा एच को चेंज नहीं करता, पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, इट डजंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। जितना ये फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करता है उतना ही क्या करता है? बैकवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को सिर्फ लोअर पाथ पे, अल्टरनेट पाथ पे ले आता है। जितना फॉरवर्ड बढ़ा रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा। ओके, उसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम यूनिट का, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में बेटा पिछले साल तक इम्पोर्टेंट थ्योरीज में थी। इस बार आपका कुछ सिलेबस डिडक्ट कर रखा है, तो लिख रखा है ओनली बेसिक आइडिया, ओनली एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो कोलिजन थ्योरी देखिए क्या है बेटा। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली हार्ड स्फीयर्स, दे अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन्स टू चेंज इनटू दी प्रोडक्ट। की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हैं? परफेक्टली हार्ड स्फीयर्स। क्या कहती है कोलिजन थ्योरी? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर perfectly hard spheres. Reactant molecules are perfectly hard spheres. They undergoes effective collisions. They undergo effective collisions to change into product. वो क्या शो करते हैं? effective collisions so that they can be changed into the product. ओके, अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है बेटा कि कोलिजन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होने चाहिए? इफेक्टिव। तो इसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, देखिए क्या है,
जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्शन ली, रिएक्टेंट ए है और बी है, किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में, क्योंकि अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी ना हमें मॉलिक्यूल्स की। तो एक रिएक्शन ली जिसमें रिएक्टेंट ए और बी जुड़ के किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, प्रोडक्ट में। कौन कौन से फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन को डिसाइड करते हैं, फर्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन किसके इक्वल होता है बेटा, E एक्सपोनेंशियल एक्टिवेशन एनर्जी बाय R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। फिर यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर दीजिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी मोलिक्यूल, F की जगह फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स इज e⁻⁻ EA बाय RT। फिर जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, तो K रख दिया R की जगह, ZAB कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन्स। ओके, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, रेट कांस्टेंट की। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी बेटा, रेट कांस्टेंट की। दूसरा फैक्टर है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या है बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन शो करना चाहिए ताकि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो सकें, सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जैसे एक मॉलिक्यूल है मिथाइल ब्रोमाइड का, हाइड्रोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, किस में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल अल्कोहल में या मिथेनॉल में, साथ में क्या रिलीज हो गया, ब्रोमाइड आयन। तो इस रिएक्शन का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना किस पे डिपेंड करता है, देखिए बेटा CH3Br, इस चीज को बोल दीजिए फ्रंट साइड, इसको बोल दीजिए बैक साइड। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये भी बैक साइड में है, ये OH भी बैक साइड से ही अटैक कर रहा है। ओके, तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन, रिपल्शन होने के कारण रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होगा। हम क्या करें, ये मिथाइल ब्रोमाइड लिया, ओके, हाइड्रोक्साइड कहाँ से अटैक करवाया, बैक से, बैक कह दीजिए या फ्रंट मतलब अपोजिट साइड से। ये इस कार्बन पे अटैक कर गया, कार्बन क्या है पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन क्या है पार्शियल नेगेटिव, ये ब्रोमीन बॉन्ड निकल गया। इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होगा, प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर, OH के साथ बॉन्ड बनेगा और ब्रोमीन के साथ बॉन्ड क्या होगा बेटा, डिसोसिएट। दिस इज एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएट। फाइनली क्या हो गया, कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, CH3, OH कहाँ पे चला गया हमारा, फ्रंट साइड में, और साथ में क्या है CH3, और रिलीज क्या हो गया बेटा, ब्रोमीन नेगेटिव। ओके, तो इस रिएक्शन में K इज इक्वल टू, साथ में हमने एक ये स्टेरिक फैक्टर रो और इंक्लूड कर लिया, ZAB इंटू E-EA/RT इंटू E-EA/RT। तो कोई भी रिएक्शन को होने के लिए बेटा बेसिकली, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए बेसिकली दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या शो करने चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन्स, और सेकंड, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर क्या होनी चाहिए, ओरिएंटेशन। उनकी जितनी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, अगर रिपल्शन होगा न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, तो ये हमने बेटा 4th यूनिट कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।